नमस्कार साथियों, तो फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम आपको कराने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआईपी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और इन सभी सारे क्वेश्चन को करने के बाद आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? कनिंगम, जॉन मार्शल, राखलदास बनर्जी या फिर दयाराम साहनी। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए कनिंगम, यानी कि जो अलेक्जेंडर कनिंगम थे ये जो है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे। राखलदास बनर्जी कौन थे? इन्होंने 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई थी। और दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा का उत्खनन करवाया था। तो ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज कब और किसने की? तो हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज जो थी दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की। और हड़प्पा में सबसे पहले खोदा गया स्थल कौन सा था? वो था हड़प्पा। अब हमारा अगला प्रश्न है, हरिशेन किसके राज कवि थे? अशोक के, समुद्रगुप्त के, कृष्णदेवराय के या हर्षवर्धन के? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी समुद्रगुप्त के। यानी कि जो हरिशेन थे वो जो है समुद्रगुप्त के क्या थे? राजकवि थे। और उन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति, जिसे हम इलाहाबाद प्रशस्ति के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर जो आपका अगला प्रश्न है, किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक हैं। किताब उल हिंद जिसे हम तहकीक ए हिंद के नाम से भी जानते हैं, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? बर्नियर, अल-बिरूनी, इब्न बतूता या फिर अब्दुल रज्जाक? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी अल-बिरूनी। यानी कि जो किताब उल हिंद पुस्तक है उसके लेखक कौन है? अल-बिरूनी है। और इब्न बतूता ने एक पुस्तक की रचना की है जिसका नाम है रिहला। तो ये क्वेश्चन भी आपसे काफी ज्यादा आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। रिहला किसकी पुस्तक है? इब्न बतूता की। अब हमारा अगला प्रश्न है, बर्नियर कहाँ का रहने वाला था? यानी कि जो फ्रांसवा बर्नियर था वो कहाँ का निवासी था? फ्रांस का, पुर्तगाल का, इटली का या फिर जर्मनी का? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए फ्रांस का। यानी कि जो फ्रांसवा बर्नियर था वो जो है फ्रांस का निवासी था। और ये आपको याद रखना है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपसे काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। आप जानते हैं कि आपका एक चैप्टर है जिसका नाम है यात्रियों के नजरिए, हिस्ट्री का 5 चैप्टर है जिसमें आपसे बेसिकली 3 यात्रियों के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, अल-बिरूनी, इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर। तो इन सभी के बारे में आपसे काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो जो अल-बिरूनी था वो कब आया था? यानी कि वो 11वीं शताब्दी में आया। इब्न बतूता कब आया? 14वीं शताब्दी में आया। और फ्रांसवा बर्नियर कब आया था भारत में? 17वीं शताब्दी में आया था। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं क्योंकि ये भी आपसे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, अलवार उपासक थे। यानी कि जो अलवार संत थे वो किसके उपासक थे? विष्णु के, शिव के, ब्रह्म के या बुद्ध के? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए विष्णु के। यानी कि जो अलवार संत थे वो किसके उपासक थे? भगवान विष्णु के उपासक थे। और जो नैनार संत हुआ करते थे वो किसके उपासक थे? वो थे भगवान शिव के। नैनार, जो नैनार संत हुआ करते थे, नैनार संत ये किसके उपासक थे? भगवान शिव के। तो ये क्वेश्चन आपको दोनों याद रखने हैं क्योंकि ये आपसे काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, आइन ए अकबरी की रचना की थी अबुल फजल ने, टोडरमल ने, बीरबल ने या फिर अकबर ने? तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा अबुल फजल ने। यानी कि आइन ए अकबरी की रचना जो थी वो किसने की थी? अबुल फजल ने। और ये जो आइन ए अकबरी थी ये जो है अकबरनामा का तीसरा खंड थी, यानी कि तीसरा भाग थी। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, आइन ए अकबरी में किसके शासनकाल के बारे में पता चलता है? तो आइन ए अकबरी में जो है अकबर के शासनकाल के बारे में पता चलता है। किसके शासनकाल के बारे में पता चलता है? अकबर के शासनकाल के बारे में आइन ए अकबरी में पता चलता है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, सहायक संधि का संबंध किससे है? लॉर्ड डलहौजी से, लॉर्ड रिपन से, लॉर्ड कॉर्नवालिस से या फिर लॉर्ड वेलेस्ली से? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड
बेलेजली से, यानी कि जो सहायक संधि का संबंध है वो लॉर्ड बेलेजली से है। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प नीति या व्यापकगत नीति से किसका संबंध है, तो वो डलहौजी का संबंध है। और बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। कब किया था, 1793 में किया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट। तो ये आपको तीनों चारों क्वेश्चन याद रखने, क्योंकि ये आपसे आपकी परीक्षा में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो अभी हमने आपको बताया था कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त को जो है 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। किसके द्वारा लागू किया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसको बंगाल में लागू किया गया था। तो ये सारे प्रश्न आपसे आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब आपका अगला प्रश्न आता है, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था 1935 में, 1939 में, 1943 में या फिर 1945 में। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 में शुरू हुआ और 1945 में ये जो है क्या हुआ था, समाप्त हुआ था। 1945 में ये द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, ये आपको याद रखना है। 1945 में समाप्त हुआ और प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 में शुरू हुआ था, 1914 में शुरू हुआ और 1918 में ये समाप्त हुआ था। तो ये दोनों प्रश्न आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये आपसे आपकी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न भी हैं। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये प्रश्न जो आपसे पॉलिटी में भी पूछे जाते हैं और हिस्ट्री में भी पूछे जाते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, भारतीय संविधान की आत्मा कहलाती है मूल अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिन्हें हम कहते हैं डीपीएसपी, या फिर प्रस्तावना। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रस्तावना। यानी कि प्रस्तावना को जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। यदि उसमें प्रस्तावना ना हो तो उसमें आपको दिया जाएगा उद्देशिका, यानी कि उद्देशिका को भी जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, रोपण से, कालीबंगा से, धोलावीरा से या फिर चनूदड़ो से। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, कालीबंगा से। यानी कि कालीबंगा से जो है जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, ये आपको याद रखना है। और कालीबंगा को जो है काले रंग की चूड़ियां भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपसे काफी ज्यादा पूछा जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी, हरिशेन ने, बाणभट्ट ने, कालिदास ने या फिर मेगास्थनीज ने। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, हरिशेन ने। हरिशेन ने जो है प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी, जो कि समुद्रगुप्त के राज्य कवि थे। और आप जानते हैं कि जो कालिदास थे उन्होंने एक नाटक लिखा था जिसका नाम था अभिज्ञान शाकुंतलम। ये क्वेश्चन भी आपसे काफी ज्यादा पूछा जाता है। मेगास्थनीज ने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था इंडिका। तो ये सभी क्वेश्चन आपसे याद रखने हैं। अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक थी, ये क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट में, जरूर बताना। यदि आप इस वीडियो में अच्छे से लास्ट तक बने रहते हैं, इस वीडियो के एंड तक बने रहते हैं, तो आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और आपकी जो 10 तिथियां आपसे पूछी जाती हैं आपके एग्जाम में, वो भी हमने करा दी हैं। यदि आपने वो नहीं देखी हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, क्योंकि हम आपके लिए सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट तिथियां होती हैं वो 100 तिथियां हम आपके लिए करा चुके हैं। और ये हमारी गारंटी है, उनसे बाहर एक भी आपकी तिथि नहीं पूछी जाएगी। तो अब जो हमारा अगला प्रश्न आता है, रिहला किसकी रचना है। तो अभी हमने आपको बताया था कि रिहला जो किसकी रचना है वो इब्न बतूता की है। तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद किसकी रचना है, अल ब्रूनी की है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपसे आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये आपसे काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। अब जो हमारा अगला प्रश्न है, किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में है, मोइनुद्दीन चिश्ती की, बाबा फरीद की, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की या फिर ख्वाजा बहाउद्दीन की। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह आगरा में स्थित है, और जो निजामुद्दीन औलिया हैं उनकी दरगाह कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में स्थित है। तो ये 3 प्रश्न आपसे सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है, अजमेर में,
निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? दिल्ली में। और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? आगरा में। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बाबर था उसकी दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो वो जो है कहाँ पर है? काबुल में, यानी कि जो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, उसमें उनकी दरगाह स्थित है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, नैनार उपासक थे ब्रह्म के, विष्णु के, शिव के या फिर शक्ति के? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, शिव के। यानी कि जो नैनार थे वो भगवान शिव के उपासक थे। इनकी संख्या कितनी थी? 63 थी। अलवार शंखों की संख्या कितनी थी? 12 थी। तो ये तीनों प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि नैनार किसके उपासक थे? भगवान शिव के। इनकी संख्या कितनी थी? 63 थी। और जो अलवार थे वो किसके उपासक थे? भगवान विष्णु के। उनकी संख्या कितनी थी? 12 थी। तो ये सारे प्रश्न आपसे आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखना है। और जो आप जानते हैं कि जो मुगल वंश का संस्थापक था तो वो कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक था बाबर, जिसने 1526 ईस्वी में 1526 ईस्वी में क्या किया था? पानीपत का युद्ध जीता और उसमें उसने इब्राहिम लोदी को हराया और मुगल वंश की स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन आपसे काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है कि जो मुगल वंश था उसकी स्थापना किसने की? तो वो बाबर ने की थी। फिर आता है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी देवराय द्वितीय ने, कृष्ण देव राय ने, हरिहर एवं बुक्का ने या फिर राम राय ने? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। कब की थी? 1336 ईस्वी में की थी। तो ये प्रश्न आपसे काफी ज्यादा पूछा भी जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई और इसकी स्थापना किसने की? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई और ये इसकी स्थापना जो है हरिहर एवं बुक्का ने की थी। अब हमारा अगला प्रश्न है, व्यपगत यानी कि हड़प नीति किससे संबंधित है? लॉर्ड कर्जन से, लॉर्ड डलहौजी से, लॉर्ड कैनिंग से या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस से? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी से। यानी कि हड़प नीति का संबंध है लॉर्ड डलहौजी से। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1935, 1942, 1940 या फिर 1947? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1942 में क्रिप्स मिशन आया। ये आपको याद रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन ये भी जो है 1942 में शुरू हुआ था। क्या? भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन भी जो है 1942 में शुरू हुआ। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये सारे प्रश्न आपसे काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, दी डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है दी डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। महात्मा गांधी की यह पुस्तक है जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, है ना। और जो महात्मा गांधी के बारे में और आपसे काफी ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं कि महात्मा गांधी जो है अफ्रीका से वापस कब आए थे? तो महात्मा गांधी जो है 1915 में अफ्रीका से वापस आए और 1917 में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था। तो ये सारे प्रश्न आपसे आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए ताकि आपके 100 क्वेश्चन के अलावा और भी सारे क्वेश्चन आपके डिस्कस किए जाएं, जिसमें आपके लगभग 150 से 200 शब्द और यानी कि 150 से 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। तो अभी अपने आपको बताया था द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ, इसीलिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब हमारा अगला प्रश्न है, एम.आर. मुगल द्वारा 1974 में किस स्थान का उत्खनन प्रारंभ किया गया था? कालीबंगा का, लोथल का, बहावलपुर का या फिर हड़प्पा का? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, बहावलपुर का। तो ये प्रश्न आपसे बस 2 बार ही पूछा गया है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद करना है क्योंकि ये कभी भी आपसे पूछा जा सकता है।
फिर हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी? सुबंधु, अश्वघोष, हरिसेन या फिर भारवी? तो अभी हमने आपको बताया था हरिसेन ने समुद्रगुप्त की क्या लिखी थी? प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी, जो कि समुद्रगुप्त के राज्य कवि थे। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। और तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन बी, गुरु गोविंद सिंह ने जो है खालसा पंथ की स्थापना की। कब की थी? तो 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी आपसे काफी ज्यादा पूछा जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, अलवार उपासक थे। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी हमने आपको बताया था अलवार विष्णु के उपासक थे, यानी कि भगवान विष्णु की ये पूजा किया करते थे। अब हमारा अगला प्रश्न है, आलमगीर नामा लिखा था अबुल फजल ने, लाहौरी ने, मोहम्मद वारिस ने या फिर मोहम्मद काजिम ने? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, मोहम्मद काजिम ने जो है आलमगीर नामा लिखा था। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, तालीकोटा में सल्तनतों की संयुक्त सेनाओं से रामराय की सेना पराजित हुई थी, यानी कब हुई थी? 1542, 1550, 1565 या फिर 1570? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1565। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। फिर से आपका रिपीटेड क्वेश्चन आया कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ? तो 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, सहायक संधि तैयार की थी लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने या फिर लॉर्ड हेस्टिंग ने? तो अभी हमने आपको बताया था कि सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली ने तैयार की थी। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था मोहम्मद अली, शौकत अली, मोहम्मद अली या शौकत अली दोनों ने, इनमें से कोई नहीं? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद अली एवं शौकत अली दोनों भाइयों ने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। कब की थी? 1919 ईस्वी में की थी। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी आपसे काफी ज्यादा पूछा जाता है। कब की थी? 1919 ईस्वी में। अब हमारा अगला प्रश्न है, पृथक निर्वाचन बनाए रखने की सशक्त दलील किसने की थी? आर.वी. धुलेकर ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, राजेंद्र प्रसाद ने या फिर लॉर्ड मिंटो ने? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड मिंटो ने। कब की थी? 1909 ईस्वी में की थी। ये भी आपको याद रखना है। तो पृथक निर्वाचन बनाए रखने की सशक्त दलील पेश की थी लॉर्ड मिंटो ने। कब की थी? 1909 में की थी। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, विशाल अन्नागार का साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से, धोलावीरा से, रोपड़ से या फिर कालीबंगा से? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो से। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है, आपको याद रखना है। फिर आपसे पूछा जाता है, कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपसे आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं।
तो अब हमारा अगला प्रश्न आता है, हड़प्पा में उत्खनन का आरंभ वर्ष है 1920, 1922, 1923 या 1921। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1921 ईस्वी में हड़प्पा में उत्खनन शुरू हुआ था। किसने करवाया था? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने करवाया था। राय बहादुर दयाराम साहनी ने। फिर आपसे पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो मोहनजोदड़ो था उसकी खुदाई कब हुई थी? 1922 ईस्वी में हुई थी। किसने करवाई थी? राखल दास बनर्जी के द्वारा करवाई गई थी। राखल दास बनर्जी, जिन्हें हम शॉर्ट में कहते हैं आरडी बनर्जी। राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो में उत्खनन करवाया था। तो ये दोनों प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपके काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। कभी कभी तो ये आपसे पूछे जाते हैं 2 नंबर में, कभी कभी आपसे पूछे जाते हैं 1 नंबर में, तो ये आपको याद रखना है। फिर आपका अगला प्रश्न आता है, 78 ईस्वी का संबंध है गुप्त शासन का आरंभ, कनिष्क का राजरोहण, मौर्य साम्राज्य का अंत या फिर अशोक का शासन। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, कनिष्क का राजरोहण। यानी कि 78 ईस्वी में कनिष्क का राजरोहण हुआ था। फिर आपसे पूछा जाता है मौर्य वंश का अंत कब हुआ? तो मौर्य वंश का अंत 185 ईसा पूर्व में हुआ था। ये आपको याद रखना है, ईसा पूर्व में। ये आपसे काफी ज्यादा पूछा जाता है। स्थापना कब हुई थी? 321 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना हुई थी, जिसे हम कहते हैं बीसी। तो 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई और 185 ईसा पूर्व में इसका अंत हुआ। और जैसे इसका अंत हुआ तो किस वंश की स्थापना हुई? शुंग वंश की स्थापना की थी। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। उसने मौर्य वंश के अंतिम शासक जयद्रथ को मार दिया था, यानी कि उसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। तो ये दोनों प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। फिर आपकी एक डेट पूछी जाती है आपसे कि 58 ईसा पूर्व, यानी कि 58 ईसा पूर्व जिसे हम कहते हैं बीसी। तो 58 ईसा पूर्व में, या आप कह सकते हैं कि 58 बीसी में क्या था? तो 58 बीसी में हुआ था विक्रम संवत का आरंभ। तो ये क्वेश्चन आपसे 1 नंबर में आपकी इंपॉर्टेंट डेट में पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। अब अगला प्रश्न आता है, किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में है? तो अभी हमने आपको बताया था कि मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। तो यह प्रश्न आपको याद रखना है, क्योंकि यह आपसे काफी ज्यादा पूछा जाता है। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है, हनूज दिल्ली दूर अस्त किसका कथन है? सलीम चिश्ती का, निजामुद्दीन औलिया का, बाबा फरीद का या फिर बलबन का? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, निजामुद्दीन औलिया का। यानी कि निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली, यानी कि हनूज दिल्ली दूर अभी अस्त है, यानी कि दिल्ली अभी दूर है। फिर जो आपसे अगला प्रश्न पूछा जाता है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो अभी हमने आपको बताया था कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का के द्वारा की गई थी। फिर आपसे अगला प्रश्न पूछा जाता है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर, अकबर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? तो अभी हमने आपको बताया था कि 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। तो इसीलिए मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर था। तो ये आपको याद रखना है। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 ईस्वी में हुआ, जिसे हम कहते हैं एडी, यानी कि एनो डोमिनी। फिर आता है दूसरा युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में, ये भी आपको याद रखना है। तीसरा युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। तो ये तीनों आपसे पूछे जाते हैं। तो पानीपत के युद्ध कब कब हुए? 1526 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में और 1761 ईस्वी में। तो ये तीनों प्रश्न आपसे कभी भी आपको इनमें से एक प्रश्न पूछा जा सकता है।
अब हमारा अगला प्रश्न आता है, व्यक्तिगत नीति का संबंध किससे है। तो अभी हमने आपको बताया था व्यक्तिगत नीति जिसे हम कहते हैं हड़प नीति, तो किससे संबंध है, लॉर्ड डलहौजी से। तो ये प्रश्न आपको याद रखना है क्योंकि ये सारे प्रश्न आपसे आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ का लेखक कौन है। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी की पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। किसकी पुस्तक है, महात्मा गांधी जी की। अब आपसे हमारा एक प्रश्न है कि महात्मा गांधी का जन्म कब और कहां पर हुआ था। तो ये कमेंट में आप जरूर बताएं। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर उपराष्ट्रपति। तो इसमें हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन डी, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये आपको याद रखना है। और आप जानते हैं कि भारत देश का जो प्रथम नागरिक है वो कौन होता है। तो देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। कौन होता है, प्रथम नागरिक। ये आपको याद रखना है। प्रथम नागरिक कौन होता है देश का, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। तो जो हमारे वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, वो है द्रौपदी मुर्मू जी। तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये प्रश्न भी आपसे कभी कभी करंट के आपसे पूछ लिए जाते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, कांस्य की नर्त की मूर्ति हड़प्पा सभ्यता के किस नगर से मिली है। मोहनजोदड़ो से, धोलावीरा से, हड़प्पा से या कालीबंगा से। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो से। यानी कि मोहनजोदड़ो से कांस्य की नर्त की मूर्ति भी मिली है, ये आपको याद रखना है। और मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार के साक्ष्य भी मिले हैं, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये सारे प्रश्न आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक प्रश्न है कि गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है, यानी कि बंदरगाह का। तो वो कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है। लोथल कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। अब आता है हमारा अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह कहां पर मिला है। तो अभी हमने आपको बताया था कि लोथल में बंदरगाह मिला है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है। भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है। और ये किस राज्य में स्थित है, तो ये जो है गुजरात राज्य में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है, गुजरात राज्य में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता में जो ये लोथल शहर था या नगर था, तो इसकी खुदाई कब हुई थी, तो वो हुई थी 1955 ईस्वी में। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो इसके आपके कितने प्रश्न हुए कि लोथल में बंदरगाह का साक्ष्य मिला है, इसकी खुदाई कब हुई थी, 1955 में हुई थी, किस नदी के किनारे स्थित है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है, और किस राज्य में स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये सारे प्रश्न आपसे आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। फिर आपसे पूछा जाता है कि ये जो कालीबंगा है ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे स्थित है। किस राज्य में स्थित है, राजस्थान में स्थित है। फिर आपसे पूछा जाता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी के किनारे स्थित है। और हड़प्पा वर्तमान में किस जगह पड़ता है, तो ये जो है पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में पड़ता है। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये सारे प्रश्न आपसे आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब अगला प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सा एक बुद्ध का मूल नाम था। गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ, महावीर, गौतमी पुत्र। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिद्धार्थ। यानी कि जो महात्मा बुद्ध थे इनका मूल नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म कब हुआ, इनका जन्म जो है 563 BC यानी कि ईसा पूर्व में हुआ। कहां पर हुआ, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। लुम्बिनी नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। कहां पड़ता है, नेपाल में पड़ता है। ये भी आपको याद रखना है। और इनके जो पिता थे उनका नाम क्या था, पिताजी का नाम था शुद्धोधन, माता का नाम था रानी महामाया। इनकी पत्नी का नाम क्या था, पत्नी का नाम था यशोदा
दरा और पुत्र का नाम क्या था? पुत्र का नाम था राहुल। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये सारे प्रश्न आपसे आपकी परीक्षाओं में महात्मा बुद्ध के बारे में पूछे जाते हैं। महात्मा बुद्ध के बारे में बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे कि इनके गृह त्यागने की घटना को क्या कहा गया, यानी कि इनके घर त्यागने की घटना को क्या कहा गया? तो वो कहा गया था महाभिनिष्क्रमण। फिर आपसे पूछा जाता है कि इन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, उसे क्या कहा गया? तो उसे जो है धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। इनकी जब मृत्यु हुई तो उसे क्या कहा गया? तो उसे जो है महापरिनिर्वाण कहा गया था। तो ये सभी आपको याद रखने हैं क्योंकि ये सारे प्रश्न महात्मा बुद्ध के बारे में आपसे पूछे जाते हैं। फिर आपका प्रश्न आता है, बुलंद दरवाजा कहां पर स्थित है? कानपुर में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में या लखनऊ में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, फतेहपुर सीकरी में। यदि आपको फतेहपुर सीकरी ना दिया हुआ हो तो फिर आपको जो है आगरा लगाना है, ये आपको याद रखना है। हालांकि आपको फतेहपुर सीकरी जरूर दिया जाएगा। अब आपका अगला प्रश्न आता है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदरा में, दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में या फिर कानपुर में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिकंदरा में। तो सिकंदरा में किसका मकबरा स्थित है? अकबर का मकबरा स्थित है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1925 में, 1926 में, 1927 में या फिर 1928 में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, लेकिन 1927 में साइमन कमीशन रिपोर्ट पास हुई थी। ये आपको याद रखना है, साइमन कमीशन साइमन कमीशन क्या हुआ था? रिपोर्ट पारित हुई थी। तो ये आपको याद रखना है, 1927 में साइमन कमीशन रिपोर्ट पारित हुई और 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया था। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये दोनों प्रश्न आपसे कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। फिर आता है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? अप्रैल 1942 में, जुलाई 1942 में, अगस्त 1942 में या फिर अक्टूबर 1942 में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व जो है महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो ये सभी प्रश्न आपसे याद रखने हैं आपको, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपसे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। तो इसका नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, उसे कहते हैं इंग्लिश में डू एंड डाई, यानी कि करो या मरो का नारा। किसने दिया? करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। तो ये आपको याद रखना है। तो ये सभी प्रश्न आपसे आपकी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न आता है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? हड़प्पा, धोलावीरा, मोहनजोदड़ो या फिर रोपड़? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। फिर आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की दूरी कितनी है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की दूरी जो है वो है 483 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है, 483 किमी इन दोनों की दूरी है। अब हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा आपका पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से या फिर आलमगीरपुर से? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा, आप जानते हैं कालीबंगा जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है और इसमें जो है जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले थे। आलमगीरपुर कहाँ पर स्थित है? तो आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये सारे प्रश्न आपसे आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न आता है, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? कालीबंगा को, धोलावीरा को, मोहनजोदड़ो को या फिर लोथल को? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला
कहा जाता है। तो ये सारे प्रश्न आपको याद रखने हैं क्योंकि ये आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब आता है गोदीवाड़ा कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो में, चनहुदड़ो में, लोथल में या फिर सुरकोटडा में? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, लोथल में। लोथल में गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। और आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है घोड़े के साक्ष्य के निशान कहाँ से मिले हैं? तो वो जो है सुरकोटदा से मिले हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो ये कभी कभी आपसे पूछा जाता है। फिर हमारा अगला प्रश्न है अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर में, काबुल में, दिल्ली में, सिकंदरा में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, काबुल में। यानी कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अकबर का मकबरा स्थित है। सॉरी, बाबर का मकबरा स्थित है। ये आपको याद रखना है। अकबर का मकबरा आप जानते हैं कि सिकंदरा में स्थित है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है लाल किला स्थित है आगरा में, दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में या फिर लखनऊ में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली में। दिल्ली में जो है कहाँ स्थित है? लाल किला स्थित है, कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है, जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है। ये आपको याद रखना है। ताजमहल कहाँ पर स्थित है? ये आपको कमेंट में बताना है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है स्थायी बंदोबस्त का संबंध किसके साथ है? लॉर्ड कर्जन के साथ, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ, लॉर्ड कॉर्नवालिस के साथ या फिर लॉर्ड हेस्टिंग के साथ? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के साथ इसका क्या है? संबंध है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। ये आपको याद रखना है। कहां पर हुई थी? बम्बई में हुई थी। बम्बई में हुई थी। ये आपको याद रखना है कि बम्बई में हुई थी। आपको मुंबई नहीं कहना है कि मुंबई बाद में बना था, क्योंकि जब 1960 में बम्बई के 1960 में दो टुकड़े हुए, जिसमें एक बना महाराष्ट्र, दूसरा बना था गुजरात। ये आपको याद रखना है। यानी कि 1960 में ये दो राज्य बनाए गए थे, गुजरात और महाराष्ट्र। तो इसीलिए आपको बम्बई लिखना है, मुंबई नहीं लिखना है। अब हमारा अगला प्रश्न है आगरे के किले का निर्माण किसने करवाया? तो आगरे किले का निर्माण जो है अकबर ने करवाया था। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये सारे प्रश्न आपसे आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन से किसका संबंध है? तो बंगाल विभाजन से लॉर्ड कर्जन का संबंध है। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन जो है 1905 ईस्वी में हुआ था। और इसे रद्द कब किया गया? तो 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द भी किया गया था। तो ये दोनों प्रश्न आपको याद रखने हैं। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ और किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। और इसे रद्द कब किया गया? 1911 में इसको रद्द किया गया था। अभी हमने आपको ये प्रश्न बताया था कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। अब हमारा अगला प्रश्न है रिपीटेड क्वेश्चन है कि माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या फिर मोतीलाल नेहरू या फिर सरोजनी नायडू? तो ये जो है सरोजनी नायडू है। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक हैं। अब हमारा अगला प्रश्न आता है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी, जे बी कृपलानी? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये सारे प्रश्न आपसे आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अब हमारा अगला प्रश्न आता है
निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। तो हम जो है इसके सारे के सारे फास्ट रिवीजन करेंगे, क्योंकि अब ज्यादातर इसमें आपके रिपीटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, महाभारत के रचयिता कौन है? कृष्ण, वेदव्यास, विदुर या अर्जुन? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, वेदव्यास जो है महाभारत के रचयिता है। रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि रामायण के रचयिता है। मनुस्मृति के रचयिता कौन है? मनुस्मृति के रचयिता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सबसे बड़ा उर्स मेला कहाँ लगता है? बीकानेर में, अजमेर में, दिल्ली में या फिर लखनऊ में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, अजमेर में। तो अजमेर में जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सबसे बड़ा उर्स मेला लगता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, बाबरनामा के रचयिता हैं बाबर, हुमायूं, गुलबदन बेगम या फिर अकबर? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाबर। बाबर जो है बाबरनामा के रचयिता हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक यानी कि स्वयं ही लिखी थी। ये आपको याद रखना है, आत्मकथा। आत्मकथा का मतलब होता है जिसे स्वयं लिखा जाए, उसी को आत्मकथा कहा जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, इंडिका के लेखक हैं चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, बाणभट्ट या फिर मेगास्थनीज? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, मेगास्थनीज जो है इंडिका पुस्तक के लेखक हैं। और आपसे पूछा जाता है चाणक्य की कौन सी पुस्तक है? तो चाणक्य की पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र ये आपको याद रखना है। और अर्थशास्त्र जो है ये एक राजनीति पुस्तक है, यानी कि क्या है, एक राजनीतिक पुस्तक है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में यानी कि उसके शासन के बारे में काफी ज्यादा बताया गया है, यानी कि मौर्य काल के बारे में इसमें विशेष जानकारी मिलती है। ये आपको याद रखना है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, न्याय की जंजीर किसने लगाई थी? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, जहांगीर ने न्याय की जंजीर लगवाई थी। अब हमारा अगला प्रश्न है, अशोक के सारनाथ स्तंभ में कितने शेर बनाए गए हैं? तो अशोक के सारनाथ स्तंभ में 4 शेर बनाए गए हैं। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये प्रश्न आपसे कभी कभी पूछा जाता है। तो आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग का युद्ध जो है, कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 BC, यानी कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था, जो कि मौर्य काल के तीसरे शासक यानी कि मौर्य वंश के तीसरे शासक अशोक के द्वारा लड़ा गया था। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कब किया? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, 10 मई 1857 को। आप जानते हैं कि जो स्वतंत्रता संग्राम था 1857 का, सबसे पहले कहां से शुरू हुआ? मेरठ से। कब हुआ? 10 मई 1857 को। अब हमारा अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन भारत कब आया? तो अभी हमने आपको बताया था कि साइमन कमीशन जो है 1928 में भारत आया था। तो ये सारे प्रश्न आपसे रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि आपसे 2010 से लेकर 2024-25 तक पूछे गए हैं। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी बंबई में। ये हमने आपको अभी बताया था, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपसे आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब आता है, निम्नलिखित में किसे काले रंग की चूड़ियां कहा जाता है? तो हमने बताया था कि काले बंगा को काले रंग की चूड़ियां कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसमें हमारा राइट आंसर है। अब हमारा अगला प्रश्न आता है कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अभी हमने आपको बताया था कि अकबर का मकबरा जो है कहाँ स्थित है? सिकंदरा में स्थित है। तो ये सारे आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, इसीलिए आपका रिवीजन भी हो जाएगा, तो इन्हें आपको अच्छे से याद करना है। फिर आता है कि बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो बुलंद दरवाजा जो है फतेहपुर सीकरी में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है।
अब हमारा अगला प्रश्न आता है, सहायक संधि का संबंध किसके साथ है? तो सहायक संधि का संबंध आप जानते हैं कि लॉर्ड वेलेस्ली के साथ है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। फिर जो आपसे अगला प्रश्न पूछा जाता है कि लाहौर के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो लाहौर के किले का निर्माण अकबर ने करवाया था। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये सारे प्रश्न आपसे काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। फिर आता है हड़प नीति का संबंध है। तो आप जानते हैं कि हड़प नीति का संबंध लॉर्ड डलहौजी से है। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, इसीलिए आपको ये बार बार ज्यादा याद नहीं करना है। फिर आता है भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति जो है भारत का प्रथम नागरिक होता है। अब आता है दी डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो दी डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी राजगोपालाचारी भारत के अंतिम और प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो इसके यानी कि हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्वेश्चन है वो यहाँ समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे हम संपूर्ण हिस्ट्री के यानी कि टोटल चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 12 तक के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। तो उस वीडियो को जरूर देखना और फिर उसके बाद आपको एक भी वीडियो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।